आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शहजाद नाइक। मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे आज कि जम्मू और कश्मीर में आखिर बेरोजगारी का जो ग्राफ है उसे कम कैसे किया जा सकता है। क्या सिर्फ नौकरी ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक सल्यूशन है, या फिर नौकरियां देने से ही जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगी, या फिर कोई और भी तरीका है जिससे नौजवानों को रोज़गार दिया जा सकता है और जो बेरोजगारी का ग्राफ है उसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शहजाद सर, जिस तरह से आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। जम्मू कश्मीर में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का है। एक बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे बच्चे उन्होंने तालीम हासिल की है, लेकिन जब वो तालीम हासिल करके बाहर आते हैं तो उनको अपना फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनके पास टारगेट यही होता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। लेकिन शायद इसमें सियासी लीडरों की भी, हमारे मजहबी उलमा की भी, हमारे पढ़े लिखे लोगों की भी एक तरीके से हमने गलत तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। हम ये नहीं बताते हैं कहीं भी दुनिया में कोई भी जमात सरकार चला रही हो वो सब पढ़े लिखे लोगों को सरकारी मुलाजमत नहीं दे सकते। यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हमारे बच्चे शुरुआत में ही स्टडीज़ शुरू करते हैं तो उनकी नज़र फोकस्ड होती है सरकारी जॉब पर। यहाँ पर ही हमारी जो सोच है, जो तरीक़ेकार है, इसमें गलती है। एजुकेशन के माने हैं एजुकेशन मेंटल फैकल्टीज़ को डेवलप करना। फिर जब हायर एजुकेशन की तरफ हम जाते हैं, पहला तरीका हमारा ये होना चाहिए कि जिस कोर्स को ये फॉलो करते हैं, जो ये पढ़ते हैं, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या इसको कल को जॉब मिल सकती है, इसमें ये पढ़ने से फ़ायदा है या नहीं है, ये नहीं करते हैं। 10+2 के बाद अक्सर सारे लड़के हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। फिर ये भी होता है कि हमारा MA लड़का, PhD लड़का क्लास 4th के लिए अप्लाई करता है कि अगर वो जो वो MA PhD पे उसने खर्चा किया होता है, कैसी गलत बात है। फिर सरकार मजबूर हो गई, उन्होंने कह दिया कि क्लास 4th के लिए सिर्फ 10+2 ही हो जाता है। तो इसमें हमारा तालीमी निज़ाम भी ज़िम्मेदार है। जब तक न हम अब ये कोशिश करें कि 10+2 ही इधर उधर जाए, हायर एजुकेशन के लिए कम लोग हों, हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास और ज़रिया है, वो है डिस्टेंस एजुकेशन मोड। यानी और भी काम कर सकता है, वो अपना घर भी चला सकता है, कोई पेशा इख्तियार कर सकता है और हायर स्टडीज़ भी कर सकता है। जो टोटली डिपेंडेंट बनते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए स्टडी कंप्लीट करने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा सबसे जो बड़ा इशू है हर मुल्क में, दुनिया में, प्राइवेट सेक्टर का डेवलप होना। हम जम्मू कश्मीर यही शिकायत करते हैं कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। हमारे पढ़े लिखे लोग भी जब महफिलों में बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बस यही हर एक को वो कसूरवार ठहराते हैं कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी मौदवाना गुजारिश है अपने युवाओं से, जब प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट की बात आती है उसमें अमन की ज़रूरत होती है। जब तक अमन न हो प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं होता है। लेकिन हमारे नौजवानों ने बदकिस्मती से वायलेंस को ही वो प्रेफर करते हैं। उनको लगता है अगर वायलेंस बंद हो गई शायद हम लोगों ने कुछ लूज़ किया, हमने कुछ हारा। जबकि हकीकत है वायलेंस से हम सफ़र कर रहे हैं, खासकर हमारा यूथ। अगर हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वहाँ कहीं भी नहीं होगी जहाँ अमन नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जब अमन होगा। मान के चलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में
یہ خیال ہمارے ذہنوں پر بٹھایا گیا ہے اگر یہاں باہر سے انویسٹمنٹ ہو گئی شاید ہم کو کھا جائیں گے. حقیقت میں یہ ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے ہر جگہ پہ. مان کے چلتے ہم باہر والے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا لیکن لوکل ہی تو انویسٹمنٹ کرتے, لیکن لوکل بھی انویسٹ نہیں کرتا اس لحاظ سے کیونکہ اس کو اپنی انویسٹمنٹ سیف نہیں لگتی ہے. جہاں انویسٹ کرتے ہیں ہمارے جن کے پاس گنجائش ہے پیسوں کی وہ زمین خریدنے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن اس سے ان ایمپلائمنٹ کا علاج نہیں. لہذا میرا ماننا ہے کہ جب تک ہم جموں کشمیر کے لوگ امن میں انٹرسٹ نہ رکھیں, امن قائم کرنے کی کوشش نہ کریں, تب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ نہیں ہوں گی. اس لحاظ سے سفرر ہمارا یوتھ ہی ہوگا, ہمارا نوجوان ہی ہوگا. میر صاحب آپ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان وائلنس کی اور زیادہ توجہ دیتے ہیں, اگر وہ ان کو لگتا ہے اگر وائلنس ختم ہوگا تو ہم نے بہت کچھ کھویا. اس وائلنس کو ختم کرنے کے لیے اگر کچھ قدم اٹھائے جائیں, سب سے اہم رول کس کا لگتا ہے آپ کو؟ ان نوجوانوں کو کہا جائے کہ وائلنس ختم ہونے سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں, بگڑے گا نہیں, بلکہ آپ کے فائدے کی بات ہوگی, یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کو روزگار ملے گا. کیسے بلا جا اس کو سوچ؟ دیکھیے جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں, وائلنس پچھلے 30-32 سال سے جموں کشمیر کے اندر, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں وائلنس کا. باہر کا ہاتھ بھی ہے, یہاں کا بھی ہاتھ ہے, اس میں بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کا چکا ہے. مثلا میں اس وقت بتاؤں جو ہم سن رہے ہیں یا معلوم ہو رہا ہے, جو یہاں پر ڈرگس آ رہے ہیں, ڈرگس اکانومی جموں کشمیر میں آ چکی ہے, ڈرگ اکانومی, اس سے ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہ بھی اسی وائلنس کا ایک اور فیز ہے. ہماری سوسائٹی کو, خاص کر میں ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو مخاطب ہو رہا جنہوں نے ہائر ڈگریز حاصل کی ہیں, جو ہمارے ایسٹس ہیں, جو ہمارا فیوچر ہے, ان کو ایک ایسا ویو ڈیولپ کرنا ہے جو جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ایک ایسی ترغیب دے کہ ان کا فیوچر روشن بنے, ان کا فیوچر تابناک ہو, وہ وائلنس کے شکار نہ ہوں, ان کے روزگار کے وسائل بڑھے, وہ اپنی صلاحیتوں کو لوہا سبوں کو منوا لیں. ایسا کرنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے. جہاں ہمارے پیرنٹس کا رول ہے, سول سوسائٹی کا رول ہے, پالیٹیشینز کا رول ہے, ہمارے ان جو آگے نوجوان آئے ہوئے ہیں, جو پڑھے ہوئے ہیں, ان کا رول بنتا ہے ایک کلیکٹیو سوچ کے. اگر جموں کشمیر کو ہی ہم لے لیں کہ ہم عہد کر لیں یہ ڈرگ فری ایریا رہنا چاہیے, یہ وائلنس فری ایریا رہنا چاہیے, ہمارا انٹرسٹ بنے کہ ہم کیسے ترقی کریں, اپنے آپ کو خوشحال بنائیں, آگے بڑھیں, شاید ایوری تھنگ از پاسبل وین وی ریئلی مین اٹ. میر صاحب کشمیر میں اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر حالات جو ہے بہت خراب رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ مطلب اگر کہیں بھی کوئی انویسٹمنٹ کی جائے تو وہاں پر حالات جو ہے اچھے ہونے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے. اگر ہم کشمیر کے اکارڈنگ جموں کی بات کریں تو 5 اگست 2019 کے بعد آپ, کیونکہ آپ کا سیاست میں اچھا خاصا تجربہ, آپ کو لگتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں میں بھی انویسٹ کرنے میں کہیں سرکار کی کوئی دلچسپی ہے یا کچھ کہیں انویسٹمنٹ کیا سرکار نے؟ دیکھیے جب میں سرکار کیا دعوے کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن جب میں انویسٹمنٹ کی بات ہی کروں 3 years ٹائم از ناٹ اے بگ ٹائم. انویسٹمنٹ کے لیے جس کو کروڑوں انویسٹ کرنا ہو اس کو بہت ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوں. پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سٹیل پلانٹ آ گیا لاسی پورہ سری نگر میں. نیوز ہی تھی یا حقیقت تھی؟ اگر ایسا ہوا ہوتا ہے اچھی بات ہے. اس میں انویسٹرس آ جائیں گے ضرور. انویسٹر آپ کے لیے نہیں آئے گا, انویسٹر میرے لیے نہیں آئے, اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. اس کا انٹرسٹ تب لگے گا جب اس کو لگے گا کہ یہ ماحول ٹھیک ہے, کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہے, اور سرکار کی طرف سے مراد ملیں گے تو وہ انویسٹ کرے گا, تو ہمارے ہاں جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں, ہر ریاست میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دی جاتی ہے, اور جو انویسٹ کرتے ہیں ان کو کنسیشنز دی جاتی ہیں.
हालांकि वो बड़े लोग होते हैं, कंसेशंस देना पड़ती हैं ताकि ओवरऑल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बने, रॉ मटेरियल की खरीदारी हो, दूसरी चीज़ें हों। ये वर्ल्ड ओवर यही फेनोमेना है और हमें भी जम्मू कश्मीर में ये फेनोमेना करना है। और मेरी सबसे यही है कि फर्स्ट थिंग हमें वायलेंस को ख़त्म करना है। वायलेंस को ख़त्म करके अपने आप को बनाने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना है, ऐसी एजुकेशन देनी है यूथ को जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, ये कल उसको बेकार न बनाए। एक आखिरी सवाल में, टनल होते हैं जिसमें रेल चलती है, उन प्रोजेक्ट से आपको लगता है कि नौजवानों के बेरोजगारी को कम करने के लिए उनमें भी काफ़ी मदद मिलती है? देखिए, टनल्स बनाने का जो सिलसिला है, टनल्स का है कनेक्टिविटी का सिलसिला। टनल्स की वजह से जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस कम हो जाती हैं। यह हर जगह होता है। जिस कंट्री में जो डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास पैसा होता है, वो सहूलियत पैदा करते हैं। टनल से बड़ी सहूलियत है। मसलन हम आपको बताएं, पहले एक टनल होती थी यहाँ, जवाहर टनल। किस तरीके से जिन लोगों ने टनल नहीं पहले देखी थी, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फिर जब जवाहर टनल बनी तो बहुत फ़र्क है। आज जब निचली टनलें आ गई, रेल का टनल आ गया, दूसरा रोड का टनल आ गया, कितनी मसाफत बच गई। रियली डिस्टेंस का 1.5 घंटा 2 घंटा फ़र्क आ गया। सो डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। हाँ, कहीं पे आप उस तरीके से भी ये पहाड़ों को काटना नहीं चाहिए। पहाड़ों की में जो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, अब कुछ इससे कुछ बुरे नताइज भी नज़र आने लगे हैं। मसलन उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम हो गई, आज जो हमें ये बताया जा रहा है डोडा में ऐसी प्रॉब्लम है, रामबन में एरियाज़ में है। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जियोलॉजिकल सर्वे वाले, ये उनको देखना है कि जो ये अब नई ट्रेंड डेवलप हो गई है कि टनल्स का कारवर्ट करने से कुछ ओवरऑल एरिया जो डिस्टर्ब होता है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि अगर हम एक चीज़ का फ़ायदा सोचते हैं, एक पॉजिटिव एफर्ट करते हैं, उससे कोई दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम हसन मीर साहब थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे, तब तक जो है बेरोज़गारी को ख़त्म करना नामुमकिन है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।